Good morning, students. Today we are going to read a poem, Garden Snake, written by Muriel L. Sonnet. Then we will do the exercises of this poem, and again we will start your last chapter, which is the story of cricket. I think it is the story of cricket, which is the last chapter of your test book, and we will read out a few paragraphs of that particular last chapter. So, in today's video, we are going to do all these things. So, let's start the poem Garden Snake. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? Everyone, almost everyone, believes that snakes are dangerous. Some are, most are not. Read this poem on a harmless garden snake. स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है या कभी आपने किसी सांप को नदी में तैरते या किसी बिल में घुसते देखा है तो आप में से कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सांप बहुत खतरनाक होते हैं, सांप हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत गिने चुने सांप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो बिल्कुल भी हमारे लिए खतरा क्रिएट नहीं करते। अब जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं वो एक हार्मलेस गार्डन स्नेक यानी एक पार्क में घूमने वाला साधारण सा बगीचे का सांप जो कि हार्मलेस है, पॉइजनलेस है, जिसका कोई जहर नहीं है, उसके बारे में ही एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी पोएम पढ़ेंगे, जो पोएम शायद सिर्फ 2 ही स्टैंजर की है। पहले हम लोग ये पोएम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा। I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. But mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake. It is just a harmless garden snake. कितनी छोटी सी पोएम है, देखो, बहुत ही छोटी सी पोएम है। मैंने एक बार एक सांप देखा और डर के मारे वहां से भाग गया, क्योंकि लोग कहते हैं कि सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि सांप का होना हमारी प्रकृति में ज़रूरी है, क्योंकि सांप जो है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं अपने खाने के लिए। सांप कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो जब भी पूंछ लहराते हुए घास में सांप कहीं जाता हुआ दिखाई देता है मुझे, तो मैं विगल्स मतलब लहराता हुआ, जब पूंछ लहराता हुआ सांप कहीं से भी मुझे घास में चलता हुआ दिखाई अब देता है, तो मैं साइड में खड़ा होकर के उसे आगे बढ़ने देता हूँ, जाने देता हूँ, और खुद अपने आप से कहता हूँ कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक बिना नुकसान पहुंचाने वाला बागीचे का सांप है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये समझा दिया है कि अधिकांश सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, इसलिए अब मैं सांपों से नहीं डरता। जब भी कहीं मुझे सांप दिखाई देता है, आमतौर पर घास में ही चलता हुआ या किसी पेड़ पौधों के बीच में या घास में चलता हुआ ही अक्सर कभी जब दिखाई देता है तो हरियाली में ही दिखाई देता है, और जब भी हरियाली में मुझे सांप घास में या कहीं पत्तों के बीच में सरसराहट करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है तो मैं डरता नहीं हूँ। पहले डरता था लोगों की बातों के अनुसार, लेकिन मम्मी ने जब समझाया उसके बाद से मैं डरता नहीं हूँ। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और सांप को पास करते हुए देखता रहता हूँ, सांप को पास करते हुए मैं देखता रहता हूँ, और अपने आप से यही कहता हूँ कि ये एक नुकसान ना पहुंचाने वाला साधारण बागीचे का सांप है। सो ये थी पोएम। अब एक्सरसाइज करते हैं। पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट्स दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। इसका होगा आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे। दूसरा है विच लाइन शोज ए कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नेक्स। रीड इट अलाउड। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। थर्ड है
But mother says that kind is good. What is the mother referring to? The mother is referring to the garden snake that the child had seen. दूसरा क्वेश्चन है, find the word that refers to the snake's movements in the grass. तो लिखोगे the word that refers to the snake's movements in the grass is wiggles. थर्ड क्वेश्चन है, there are 4 pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. Away, say, grass, pass, good, food, mistake, snake. Fourth question है, a snake has no legs or feet, but it moves very fast. Can you guess how? Discuss in the group. It moves by pushing its belly against the ground. ये आप लिखोगे, अपने पेट को जमीन से सरकाते हुए सांप आगे बढ़ता है. Okay, can you recall the word used for a cobra's long sharp teeth? Where did you come across this word first? The cobra's long sharp teeth are called fangs. I first came across the word in the beautiful story The Banyan Tree by Ruskin Bond. ये आंसर्स आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में. और अगर वर्ड मीनिंग कहीं मिलती है, अगर आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड मीनिंग है तो वर्ड मीनिंग भी पहले लिखोगे, फिर ये आंसर्स नोटबुक में उतारोगे. तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये गार्डन स्नेक पोएम और गार्डन स्नेक की जो एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट होती है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, रिटन बाय रामचंद्र गुहा, adapted from chapter 7 of India and the contemporary world first textbook in history for class 9 NCERT. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा लिखी हुई ये किताब, या इस NCERT बुक पब्लिश करती है, पब्लिशिंग कंपनी जो है NCERT की, उसके द्वारा ये जो चैप्टर 7 था इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट हिस्ट्री की किताब में, तो हिस्ट्री की किताब का चैप्टर 7 क्लास 9 की बुक का आपसे शेयर किया जा रहा है, जिसे रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि क्रिकेट का इतिहास क्या है. स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ. इट इज वन वे इन विच वी अम्यूज आवरसेल्व्स, compete with each other and stay fit. Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. How much do we really know about the game called cricket? क्रिकेट स्टूडेंट्स आज के दिन में भारत की अगर बात की जाए तो भारत में बहुत ही ज़्यादा विख्यात और पसंदीदा खेल बन चुका है. वैसे देखा जाए तो फुटबॉल, हॉकी, टेनिस ये तीनों ही अपने आप में बहुत फेमस खेल हैं, लेकिन क्रिकेट आज की डेट का भारत में अगर देखा जाए तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है. विश्व का अगर देखा जाए तो फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है, और भारत में अगर देखा जाए तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है. तो हम लोग पढ़ते हैं अब कि क्रिकेट का इतिहास क्या रहा है. तो क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 5 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको कि 500 साल पहले इंग्लैंड में स्टिक और बॉल का गेम, यानी लकड़ी और बॉल का गेम खेला जाना शुरू हुआ. बैट शब्द इंग्लिश वर्ड से आया है, जिसका मतलब एक डंडा होता है, या कोई क्लब को भी अक्सर बैट कहा जाता है. 17वीं शताब्दी में क्रिकेट जो है वो ख्याति प्राप्त करने लगा. मध्य 18वीं शताब्दी में बैट्स हॉकी के बैट के आकार के ही हुआ करते थे, उसी तरह से हुआ करते थे, और
नीचे से गोल घूमे हुए। रीज़न ये था कि बॉल उस समय अंडर आर्म किया जाता था, यानी हाथ को ऊपर से नहीं फेंक करके नीचा हाथ करके फेंका जाता था, और इस कारण से वो जो कर्व था बैट के नीचे का, बैट के नीचे जो घुमा हुआ हिस्सा था, वो नीचे से बॉल फेंकने पर बॉल अगर थोड़ी नीची होती थी तो बैट का नीचे का हिस्सा बहुत बढ़िया उससे कॉन्टैक्ट करता था। यानी मध्य 18वीं शताब्दी में बैट हॉकी स्टिक्स की तरह होते थे और बॉलिंग जो होती थी वो अंडर आर्म होती थी। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sport takes even half as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match. The shortened version of modern cricket. अब अगर क्रिकेट की इसकी लंबाई की, मतलब क्रिकेट खेलने में कितना वक्त लगता है, अगर वक्त की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो क्रिकेट का एक विचित्र बात क्रिकेट की यही है कि क्रिकेट जो है वो इतना लंबा चलने वाला एक खेल है जितना लंबा कोई अन्य दूसरा खेल चलता हुआ प्रतीत नहीं होता। दूसरा खेल इतना लंबा चलता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट का खेल जो है वो 5 दिनों तक, जो टेस्ट मैच है वो 5 दिनों तक चलता है, और जो वनडे मैच है वो भी लगभग मान लो 6-7 घंटे तो चलता ही है, 50 ओवर का मैच। वहीं अगर दूसरे खेलों की बात की जाए तो फुटबॉल 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और बेसबॉल जो है उसकी अगर 9 इनिंग्स भी चली तो भी शायद 3 घंटे के आसपास, 3.5 घंटे के आसपास में बेसबॉल की 9 इनिंग्स खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बेसबॉल से डबल टाइम लेता है क्रिकेट का शॉर्टर वर्जन, यानी कि 50 ओवर मैच, ठीक है, वनडे। और दूसरे किसी भी, मतलब फुटबॉल से 1.5 घंटे के फुटबॉल मैच कहाँ 1.5 घंटे का फुटबॉल मैच, कहाँ 5 दिन का वनडे, टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन तक चलता है और ड्रॉ हो सकता है 5 दिन चलने के बावजूद। तो क्रिकेट एक काफ़ी लंबा समय तक चलने वाला एक मैच है, ठीक है। सो क्रिकेट काफ़ी लंबा चलने वाला मैच है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified, 22 yards, but the size or shape of the ground is not. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. The cricket does not. Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai. A 6 at the Melbourne Cricket Ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. ये एकदम सच बात है कि क्रिकेट के जो ग्राउंड होते हैं वो फिक्स्ड डायमेंशंस के नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ पिच जो क्रिकेट की है वो फिक्स डायमेंशन की है। क्रिकेट की पिच का फिक्स डायमेंशन 22 यार्ड है, लेकिन उसके जो ग्राउंड है वो अलग अलग शेपों के विश्व में देखने को मिलते हैं। अगर अंडाकार शेप की बात की जाए तो एडिलेड, ये जो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड ओवल नाम का क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो पूरा ओवल या अंडे के आकार का है। गोल आकार का यानी सर्कुलर आकार का जो पिच है, आकार की पिच जो है वो चिपॉक जो है चेन्नई में पाई जाती है। तो इस तरह से ओवल शेप की भी पिचें होती है, सर्कुलर शेप की भी पिचें होती है, बड़ी पिचें भी होती है, छोटी पिचें भी होती है। छोटी पिच में फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच बहुत छोटी है। दूसरी तरफ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो बड़ी पिच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCC कहते हैं, MCG कहते हैं, MCG। तो MCG जो है वहाँ पर एक छक्का मारना बहुत कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहीं फिरोज शाह कोटला के में लगने वाले छक्के
काफ़ी आसान हो सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के ग्राउंड वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। अगर हॉकी या फुटबॉल की बात की जाए तो हॉकी और फुटबॉल में प्लेइंग एरिया के कुछ डायमेंशंस होते हैं, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई के एक फिक्स्ड नियम होते हैं। लेकिन क्रिकेट में लंबाई चौड़ाई ग्राउंड की जो होती है उसके कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इस कारण से सिर्फ पिच ही फिक्स्ड 22 यार्ड की होती है। बाकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो वो लंबाई चौड़ाई जो ग्राउंड की जो लंबाई चौड़ाई है या ग्राउंड का जो शेप है वो सर्कुलर होगा कि ओवल होगा, इस बारे में कोई फिक्स्ड निर्देश स्पष्ट निर्देश ना होने के कारण क्रिकेट के ग्राउंड बड़े भी होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, काफ़ी छोटे भी होते हैं। क्रिकेट के जो आकार है ग्राउंड के वो अंडाकार भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं। तो फिक्स्ड डायमेंशंस या फिक्स्ड स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण क्रिकेट के ग्राउंड के साथ ऐसा होता है, जबकि हॉकी और फुटबॉल के ग्राउंड तो फिक्स्ड डायमेंशंस के स्पष्ट रूप से लंबाई चौड़ाई लिए होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में एक स्टिक देख पा रहे हो जो कि बैट, पुराने ज़माने का बैट था। द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, नोट द कर्व्ड एंड सिमिलर टू ए हॉकी स्टिक। तो वैसे तो इससे भी पुराना कोई क्रिकेट बैट ज़रूर रहा होगा, लेकिन ये क्रिकेट बैट सबसे ज़्यादा पुराना एग्जिस्टेंस में है, यानी उसको अभी तक सहेज करके रखा गया जो है वो यही है। और ये सबसे पुराना बैट माना जाता है जो अब तक संजो के रखा हुआ है। इससे भी पुराना अगर कोई बैट होगा तो वो नष्ट हो चुका है। ये सबसे पुराना बैट है। नोट करने वाली बात यह है कि इसका जो निचला शिरा है यानी इसका जो बॉटम है वो सर्कुलर वे में घुमा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये क्रिकेट का बैट जो है ये गोल है और ये बैट जो है ये हॉकी स्टिक से मिलता जुलता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और हम लोग अपने अगले वीडियो में इसके बाद वाला जो है हिस्सा पढ़ेंगे, इसके बाद के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। अगला जो आपका हिस्सा होगा वो अब मैं आपके साथ जो है कमिंग मंडे को शेयर करने वाला हूँ। कमिंग मंडे को आपका अगला हिस्सा आपके जो है यूट्यूब चैनल या ऐप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो आफ्टर 6 days you are going to get the next video which will deal with the latter paragraphs of your last chapter, and hopefully within 2 or hardly 3 videos we will complete the chapter, and that's in this way your course will be completed अगले ही वीक में। आई होप कि क्योंकि वीक में अभी फ़िलहाल 2 वीडियो आपके जा रहे हैं मंडे ट्यूसडे, तो मंडे ट्यूसडे में जो वीडियो आपको अगले मंडे ट्यूसडे में जो वीडियो आपको मिलेंगे, आई थिंक विद इन ट्यूसडे योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। तो जैसे आज की डेट की बात की जाए तो आज 8 तारीख है, तो अगर 15 तारीख मान लो आप, 15 दिसंबर 2020 तक आपका टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। और इसके बाद थोड़े बहुत ग्रामर के कुछ एक्सरसाइजेस बचेंगे विच वी विल डील आफ्टर 15th of December. Okay students, so stay at home, stay safe, and thank you very much.